हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो बेसिक्स में हम पार्ट वन पढ़ रहे थे और हमने उसमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखी थी। फॉर एग्जांपल नेटवर्क, सर्किट, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, है ना, इनके बारे में हम लोगों ने बात की थी। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ नए टर्म्स को देखेंगे जो कि पार्ट है पार्ट वन बेसिक्स का। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वोल्टेज सोर्सेज के बारे में। अगर वोल्टेज सोर्सेज का मैं क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करूं नेटवर्क एनालिसिस में, it can be of two types. The first one is independent voltage source, and second one is dependent voltage source. We will see them one by one. First one is independent voltage source. इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स भी दो तरह के होते हैं हमारे नेटवर्क एनालिसिस में। देयर इज वन आइडल एंड द सेकंड वन इज प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो एक एक करके हम देखेंगे इनको। एंड सबसे पहले मैं इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के बारे में बात करूं तो एक आइडल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स इज characterized by a terminal voltage which is completely independent of current through it। मतलब ये कि एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो है, जो कि एक आइडल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, वो एक उसका एक टर्मिनल वोल्टेज होगा एंड दैट टर्मिनल वोल्टेज इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट फ्लोइंग इनटू दैट नेटवर्क। मैं अगर एक ड्रॉ करने की कोशिश करूं, दिस इज ए डीसी वोल्टेज सोर्स, यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज इसका Vs एंड द करंट फ्लोइंग इज I। ठीक, तो यहाँ पर कितना मुझे वोल्टेज सोर्स मिलेगा? एक Vs मुझे वोल्टेज सोर्स मिलेगा, दैट इज ए आइडल वोल्टेज सोर्स। इसी तरीके से एक AC वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, दैट मस्ट बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द करंट फ्लोइंग इनटू दैट नेटवर्क। दिस इज AC आइडल वोल्टेज सोर्स एंड दिस इज DC आइडल वोल्टेज सोर्स। तो अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने की कोशिश करूं, दैट फॉर ऑल टाइम, मतलब फॉर एट एनी टाइम, दिस वोल्टेज must be independent from the current flowing into that circuit। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। बट रियल लाइफ में हमें जो वोल्टेज सोर्स मिलते हैं दैट दे आर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में एक टर्मिनल वोल्टेज होगा characterized by a terminal voltage, but it has internal impedance। उसके पास कुछ internal impedance होगा which is placed in series प्लेस्ड इन सीरीज। ठीक है, तो इसका कुछ सर्किट जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। दिस इज योर वोल्टेज सोर्स, बट द प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स मस्ट हैव सम इम्पीडेंस प्लेस्ड इन सीरीज। दिस इज वोल्टेज सोर्स। तो अगर मैं इस वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस अगर वोल्टेज निकालने की कोशिश करूं, तो अगर इफ करंट फ्लोइंग इज I, then what would be the terminal voltage? V equal to Vs माइनस I इंटू RS। तो क्या ये वाला जो टर्मिनल वोल्टेज है, क्या ये वाला जो टर्मिनल वोल्टेज है, ये क्या इंडिपेंडेंट ऑफ करंट होगा? नो, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट फ्लोइंग इनटू द सर्किट। इसके लिए जो सर्किट डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके, जैसे जैसे करंट फ्लो होगा वैसे ही वैसे जो टर्मिनल वोल्टेज होगा
that must be decreasing in nature. If this is V, this is I, आप जैसे जैसे करंट को बढ़ाएंगे देन I into RS would increase, और उसी वजह से ये जो V की वैल्यू है ये डिक्रीज करेगी. तो दिस इज ए प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स. रिमेंबर दैट independent voltage source does not obey the Ohm's law. Independent voltage source does not obey the Ohm's law, because क्योंकि Ohm's law जो होता है, अभी हम थोड़ा सा क्लास में आगे जाके हम देखेंगे भी what is Ohm's law, that the graph must be linear. This graph is not linear. अगर हम आइडियल वोल्टेज सोर्स के बारे में बात करें, yes this graph is also not linear, है ना, ये भी ग्राफ लीनियर नहीं है, ये भी ग्राफ लीनियर नहीं है, क्योंकि ओम्स लॉ को फॉलो करने के लिए द करंट फ्लोइंग इनटू द सर्किट मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड. तो जो वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं वो उसके लीनियरली प्रोपोर्शनल होना चाहिए. तो ग्राफ मस्ट बी लाइक दैट, ग्राफ कुछ इस तरीके से होना चाहिए. देन हम कह सकते हैं कि ये वाला जो एलिमेंट है दैट फॉलोज द ओम्स लॉ. सर विच एलिमेंट फॉलोज द ओम्स लॉ? रजिस्टर फॉलोज द ओम्स लॉ, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि जो भी आप करंट लगाएंगे, जितना आप वोल्टेज लगाएंगे उतनी करंट फ्लो करेगा. ठीक है, बट द वोल्टेज सोर्स, अगर हम वोल्टेज इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के बारे में हम बात करें, दैट डज नॉट फॉलो द ओम्स लॉ. ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई. हमने इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स देख लिया. इसी तरीके से हम डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स देखेंगे. द सेकंड वन इज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स. इसी को हम कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं? कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स. अब ये जो करंट वोल्टेज सोर्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो ये सोर्सेज होते हैं इनकी जो क्वांटिटी होती है इज डिटरमाइंड बाय ए वोल्टेज और current existing at some other location in the system. अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करूं, फॉर एग्जांपल दिस इज माय वोल्टेज सोर्स. इसकी वैल्यू है, दिस इज समथिंग लाइक दैट, दिस इज V एंड इट इज लाइक दैट कि Vs. अगर दिस इज V एंड Vs इज समथिंग, मतलब यहाँ देखिए सर, इस V की वैल्यू कितनी है? K इंटू Vs. मतलब सर ये वाला जो वोल्टेज सोर्स है जिसका टर्मिनल वोल्टेज V है, ये किसी और एक वोल्टेज सोर्स है जिसका वोल्टेज होता है Vs, उसके ऊपर डिपेंडेंट है. बात समझ में आ रहा है? देन व्हाट कैन आई कॉल इट एज? इट इज ए वोल्टेज डिपेंडेंट या वोल्टेज कंट्रोल्ड, वोल्टेज डिपेंडेंट या वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स. सर ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? दिस इज अ बेटा वोल्टेज सोर्स, फॉर दिस वी हैव पुट वोल्टेज सोर्स. और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इसकी वैल्यू जो V की वैल्यू वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? इट डिपेंड्स अपॉन समथिंग अदर पोटेंशियल विच मस्ट बी एनीवेयर इन द सर्किट. मतलब ये कि सर ये जो Vs है, इसके सर ये जो V है इसकी वैल्यू Vs के ऊपर डिपेंड कर रही है. तो दैट्स व्हाई व्हाट इज Vs? Vs इज अ वोल्टेज, तो इट इज अ वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स. ठीक है, और एक और टाइप का वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है डिपेंडेंट में. फॉर एग्जाम्पल इट इज आई कैन कॉल इट एज V, और इसकी वैल्यू क्या है? V इक्वल टू A इंटू IS. ठीक है, नाउ द वोल्टेज ऑफ दिस वोल्टेज सोर्स इज इक्वल टू A इंटू IS. मतलब सर ये कि इसका मतलब ये है कि ये जो वोल्टेज सोर्स है ये किसी एक करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और वो करंट सर्किट में कहीं और फ्लो कर रहा है. व्हाट कैन आई कॉल इट एज? करंट कंट्रोल्ड या करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स. ठीक है, आई थिंक दिस मस्ट बी क्लियर. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी विल डिस्कस करंट सोर्स. जिस तरीके से हमने वोल्टेज सोर्स को डिस्क्राइब किया, वी विल आल्सो डिस्क्राइब करंट सोर्स.
अगर मैं सबसे पहले मैं इंडिपेंडेंट करंट सोर्स के बारे में बात करता हूँ, सबसे पहले इस तरह से ये भी क्या हो सकते हैं, एक इंडिपेंडेंट हो सकते हैं और एक डिपेंडेंट हो सकते हैं। ठीक, अब इंडिपेंडेंट करंट सोर्स के बारे में अगर मैं बात करूं, सर इंडिपेंडेंट करंट सोर्स इज characterized by a current which is completely independent of voltage across the source। मतलब सर ये कि ये जो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, इट इज ए करंट, इट इज करेक्टराइज्ड बाय ए करंट व्हिच इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स। मतलब ये सर कि मैंने इसका अगर सर्किट डायग्राम में बनाने की कोशिश करूँ, देयर मस्ट बी ए करंट सोर्स जिसकी वैल्यू क्या है, आई एस। अब यहाँ पे आप कोई भी वोल्टेज लगा दीजिए, इस करंट की जो वैल्यू है, इस आई एस की जो वैल्यू है, इट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द वोल्टेज सोर्स। दिस थिंग इज प्रीटी क्लियर, ये सभी को ये चीज क्लियर है। दिस करंट सोर्स is completely independent of the voltage across the source, and this definition, this is for ideal current source। Now the what must be the practical current source? Sorry, practical current source। प्रैक्टिकल करंट सोर्स का ये है कि इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए करंट with its internal impedance placed parallel to it। जिस तरीके से वोल्टेज सोर्स में जो उसका इंटरनल इंपेडेंस होता था वो सीरीज में आता था, प्रैक्टिकल करंट सोर्स के लिए जो उसका इंटरनल इंपेडेंस आएगा, इट मस्ट बी अप्लाइड पैरेलल टू इट। IS ये है इसका इंटरनल इंपेडेंस, और ये क्या है इसका टर्मिनल करंट। तो व्हाट वुड बी द वैल्यू बेटा, आई की वैल्यू क्या होगी, आई इक्वल टू, वेट अ मिनट, आई इक्वल टू आई एस माइनस वी अपॉन आर। तो देखो कि यहाँ पर जो टर्मिनल करंट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे करंट की वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस होगी। दिस इज योर आई, दिस इज योर वी। अब जैसे जैसे आपकी वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी, वी बाई आर इंक्रीज, और करंट की वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस होगी। जिस तरीके से हमने वहां बात की थी, इसी तरीके से वोल्टेज सोर्स में हमने कहा था, वहां यहां भी हम सेम ये कहेंगे कि इंडिपेंडेंट करंट सोर्स डज नॉट ओबे द ओम्स लॉ। तो ये बात आज हमें समझ में आ गई कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड इंडिपेंडेंट करंट सोर्स डज नॉट ओबे द ओम्स लॉ। क्योंकि दोनों ग्राफ देख के आपको समझ में आ रहा है कि दीज ग्राफ्स आर नॉट लीनियर। अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, बोथ द ग्राफ्स आर नॉट लीनियर, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस दैट द इंडिपेंडेंट करंट सोर्स डज नॉट ओबे द ओम्स लॉ। ठीक है, चलिए नाउ व्हाट इज द डिपेंडेंट करंट सोर्स।
डिपेंडेंट करंट सोर्स भी उसी तरीके से है कि सर इनके जो करंट की वैल्यू होगी, इनके जो टर्मिनल करंट होगा, दैट मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन द सम अदर क्वांटिटीज, some other voltage or some other current which must be flowing into the other part of the circuit. तो अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो दो तरह के डिपेंडेंट करंट सोर्स हो सकते हैं। एक तो हो सकता है ये, यहां पर एक करंट सोर्स है जिसकी वैल्यू क्या है, के आई एक्स। एक और मैं बनाता हूं करंट सोर्स, इसकी फॉर एग्जाम्पल वैल्यू है ए इंटू वी एक्स। ठीक है, तो ये देखो, ये वाला जो करंट है आई, इसकी वैल्यू क्या है, के इंटू आई एक्स। मतलब सर ये कि दिस करंट आई इज डिपेंडेंट अपॉन द आई एक्स। एंड व्हाट इज आई एक्स? आई एक्स इज समथिंग करंट विच मस्ट बी फ्लोइंग इनटू द अदर पार्ट ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो इस तरह के करंट सोर्स को मैं क्या कह सकता हूं, इट इज ए करंट डिपेंडेंट और कंट्रोल्ड करंट सोर्स। इसको मैं क्या कह सकता हूं कि सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई हियर, आई इक्वल टू ए इंटू वी एक्स। मतलब आई इज डिपेंडेंट अपॉन द वोल्टेज विच मस्ट बी अवेलेबल इनटू द अदर पार्ट ऑफ द सर्किट। तो मैं क्या इसको बोल सकता हूं, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, ये बात समझ में आ गया, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, इसमें इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट। आई थिंक दिस थिंग इज क्लियर। ओके, नाउ अब कुछ इसमें कुछ बेसिक की, अगर एक सर्किट के अंदर, एक नेटवर्क के अंदर अगर दो करंट सोर्स हैं या एक नेटवर्क के अंदर अगर दो वोल्टेज सोर्स हैं तो किस तरीके से होगा। तो मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं जिससे कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, दिस इज माय नेटवर्क जहां पर दो वोल्टेज सोर्स सीरीज में प्रेजेंट हैं। तो आप पोलैरिटीज को हमेशा देखिए, प्लस माइनस, मतलब वोल्टेज विल बी एडिटिव इन नेचर। V की वैल्यू क्या होगी, V1 प्लस V2। अगर ऐसा होता कि V2 की पोलैरिटी रिवर्स होती, माइनस ऊपर होता प्लस नीचे होता, तो क्या होता, V इक्वल टू V1 माइनस V2। तो अगर सीरीज में वोल्टेज है देन दे विल ऐड। अगर मैं, मेरे दो वोल्टेज सोर्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन पैरेलल, तो क्या होगा, V की वैल्यू, सर वी नो दैट द वोल्टेज प्लेस्ड इन पैरेलल मस्ट बी इक्वल। पैरेलल ब्रांचेस में वोल्टेज हमेशा बराबर होता है, देन V इक्वल टू V1 इक्वल टू V2। ठीक है, चलिए इसी तरीके से करंट सोर्स के लिए भी हम लोग दो एग्जांपल्स ले लेते हैं, एक पैरेलल का, एक सीरीज का। If my two current sources are placed in parallel, I1, I2, तो I की वैल्यू क्या होगी, I इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसकी I2 की मैं पोलैरिटी रिवर्स कर दूं तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू I1 माइनस I2। मैं I1 की पोलैरिटी रिवर्स कर दूं तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू I2 माइनस I1। ठीक है, नेक्स्ट, अगर दो करंट सीरीज में है, करंट सोर्स, तो सर एक वैलिड नेटवर्क होने के लिए दोनों की करंट की वैल्यू सेम होनी चाहिए। I इक्वल टू I1 इक्वल टू I2। ठीक है, तो मुझे लगता है कि एक वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स के बारे में जो बेसिक्स की हमें ज़रूरत है, आगे वाली क्लासेस में जब हमें और डिटेल में ज़रूरत पड़ेगी और किसी कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, देन मैं फिर से उनको बताऊंगा वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के बारे में। बट इन बेसिक्स में अभी तक जितने वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के बारे में जानने की ज़रूरत है वो हमने जान लिया है। इसके बाद इसी कड़ी में अगला जो बेसिक कंसेप्ट है जो हमें यूज़ होने वाला है और जो आपने स्टडी ऑलरेडी किया हुआ होगा अपने स्कूल्स में, दैट इज ओम्स लॉ। आई थिंक कि ये तो सभी को पता ही होगा। What is Ohm's law? It states that current flowing through the material
current flowing through the material or element through the element is directly proportional to the voltage applied across the element or that conducting material. Across the element or the conducting material, but this condition is very important, that under all physical conditions and temperature to be constant. Under all physical conditions and temperature to be constant. Sir, Ohm's law states that the current flowing through the element must be directly proportional to the voltage applied across that conducting material or element. तो अगर मैं मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो क्या होगा? करंट फ्लोइंग इनटू द सर्किट मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड across that element or conducting material. सर किसी बुक्स में V is directly proportional to I लिखते हैं, किसी बुक में I is directly proportional to V लिखते हैं. अंतर कुछ नहीं पड़ता, वैल्यू दोनों सेम है, बट there is something called concept like as effect is directly proportional to cause. प्रोपोर्शनलिटी लॉ लिखने के लिए हमेशा हम इफेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, कॉज को हमेशा राइट हैंड साइड में लिखते हैं. अब अगर मैं यहाँ पर इफेक्ट और कॉज को ढूंढने की कोशिश करूँ तो मुझे पता है कि सर अगर मैंने एक रजिस्टर लगाया है, दिस इज रेजिस्टेंस, और मैंने यहाँ पर वोल्टेज, एक बैटरी मैंने लगाई, एक ईएमएफ मैंने लगाया हुआ है, दैट ईएमएफ इज V. तो जब मैं ये V लगाऊंगा तभी तो एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक करंट फ्लो करेगा. बेटा दिस थिंग इज क्लियर. ये बात सभी को समझ में आ रही है कि सर जब मैं ये ईएमएफ अप्लाइड करूंगा तभी तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगा, एक करंट फ्लो करेगा. देन व्हाट मस्ट बी द कॉज? द कॉज इज द ईएमएफ व्हिच आई हैव अप्लाइड, दैट इज V. एंड व्हाट इज द कॉज? इस वोल्टेज अप्लाइड से, इस ईएमएफ के अप्लाइड से क्या हुआ, एक करंट फ्लो किया. बात सभी को समझ में आ रही है? तो दैट्स व्हाई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. ठीक. अब अगर सर मैं बात करूं कि मेरा कोई एक सर्किट है जहां पर एक रजिस्टर है, इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, जरा आप मुझे बताओ. इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा? VR इक्वल टू IR. तो इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? वो एक करंट फ्लो करने की वजह से हो रहा है. अगर मैं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर देखूंगा और करंट को देखूंगा तो आप मुझे ये बात बताओ कि व्हाट मस्ट बी द इफेक्ट एंड व्हाट मस्ट बी द कॉज. सर अगर मैं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर देखूंगा तो मेरा जो कॉज है वो है एक करंट. उस करंट की वजह से इस रजिस्टर के अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, दैट VR इज द इफेक्ट एंड करंट इज द कॉज. तो फिर मैं VR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिख सकता हूँ. लिखने का तरीका है, मैथमेटिकली कोई रिलेशन में चेंज नहीं आएगा, बट अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो हमें उसका सही तरीका पता होना चाहिए. द इफेक्ट मस्ट, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी रूल में अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, देन इफेक्ट must be always put on the left hand side and cause must be always put on the right hand side. ठीक है, ये चीज सभी को क्लियर हो गई. चलिए, तो सर I is directly proportional to V आप कह रहे हैं. अगर आप इस प्रोपोर्शनलिटी को उठाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, दैट इज R. अगर मैं इस रिलेशन में लिखूंगा देन इट इज 1/R. अगर मैं V वाले रिलेशन में लिखूंगा तो उसको मैं R बोलूंगा और मैं ये कह सकता हूं कि V इक्वल टू IR. This is Ohm's law for resistor. ये बात सभी को क्लियर हो गई. Where R is the proportionality constant. ठीक, चलिए, तो ओम्स लॉ हमने देख लिया. सर ये फिजिकल कंडीशंस एंड टेम्परेचर, इसका मतलब क्या है? वी विल सी दैट जब हम बेसिक एलिमेंट्स पढ़ेंगे तो हम ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे. नाउ अब सर आपने वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स के बारे में, आपने बेसिक डेफिनेशन के बारे में, आपने सबसे बेसिक लॉ ओम्स लॉ के बारे में बात कर ली है. नाउ
अगर मैं आगे बढ़ूं तो सबसे पहले अब मुझे देखना चाहिए कि सर मेरे नेटवर्क एनालिसिस में बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। बेसिक एलिमेंट्स, इन बेसिक एलिमेंट्स में हम जो पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जो हम तीन बेसिक एलिमेंट्स देखते हैं, द फर्स्ट वन इज रजिस्टर, सेकंड वन इज इंडक्टर, थर्ड वन इज कैपेसिटर। ठीक है, द फर्स्ट वन इज रजिस्टर, सेकंड वन इज इंडक्टर, थर्ड वन इज कैपेसिटर। इनको एक एक करके हम इनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे और इनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं रजिस्टर के बारे में देखता हूँ। आज की क्लास में हम लोग रजिस्टर के बारे में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज रजिस्टर? सर, इट इज एन एलिमेंट which always opposes the flow of current by converting electrical energy into heat energy। इसी की जो प्रॉपर्टी होती है, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर, उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। मतलब सर ये कि रेजिस्टेंस एक तरह का ऐसा एलिमेंट है, उसका काम ही ये है कि वो हमेशा किसी भी सर्किट के अक्रॉस फ्लो होने वाला करंट है उसको हमेशा अपोज करेगा। और ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस उसकी है प्रॉपर्टी, ये एक तरह का फ्रिक्शन है। जिस तरीके से फ्रिक्शन हम लोग इंक्लाइन प्लेन में हम लोग फ्रिक्शन देखते थे ना मैकेनिक्स में, उसी तरीके इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये एक तरह का फ्रिक्शन है दैट ऑलवेज अपोजेस द which always opposes the flow of electron। ठीक, ये बात सभी को समझ में आ गई। नाउ रेजिस्टेंस की अगर मैं फॉर्मूला निकालने की कोशिश करूं, दैट फॉर्मूला इज रो एल बाई ए, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी, L is the length of the resistor wire, जो भी मटेरियल है उसकी लेंथ, A is the area of cross section। ये बात सभी को समझ में आ रही है? सर, रेजिस्टिविटी इज ए मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। रेजिस्टिविटी इज ए मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। ठीक सर, अगर एक सर ये जो रजिस्टर है सर, इट कैन बी मेड फ्रॉम सेमीकंडक्टर, इट कैन बी मेड फ्रॉम मेटल। ठीक है, तो उसके हिसाब से उसकी रेजिस्टिविटी होगी। लेंथ सर, जो भी हमने एलिमेंट लिया हुआ है जिसको हम रजिस्टर कह रहे हैं, उसकी ये लेंथ कितनी है, दिस इज लेंथ। और सर ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज ए। मैंने अभी आपसे ये कहा था कि इफ आई वांट टू अप्लाई द ओम्स लॉ अक्रॉस द रजिस्टर, अंडर ऑल, उसके लिए क्या कंडीशन थी, अंडर ऑल द फिजिकल कंडीशंस एंड टेम्परेचर टू बी कांस्टेंट, मैंने ये कहा था। अब ध्यान से आप यहाँ पर ये देखिए कि सर रजिस्टर है जिसकी वैल्यू होती है रो एल बाई ए। अब ये रो किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा? एक तो ये मटेरियल डिपेंडेंट है। आप सेमीकंडक्टर में अगर आप डिफरेंट सेमीकंडक्टर, अगर आप एन टाइप सेमीकंडक्टर करेंगे तो उसके लिए रेजिस्टिविटी अलग होगी। अगर आप एक पी टाइप सेमीकंडक्टर यूज करेंगे उसके लिए रेजिस्टिविटी अलग होगी। लेंथ और एरिया ये फिजिकल डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं सर। अगर लेंथ को चेंज करेंगे तो रजिस्टर की वैल्यू चेंज होगी, अगर आप उसके फिजिकल पैरामीटर्स को चेंज करेंगे तो भी रजिस्टर की वैल्यू चेंज होगी, एरिया क्रॉस सेक्शन को चेंज करेंगे तो भी सर इसकी चेंज होगी। इसकी क्या होगी, आर चेंज होगा सर। अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं सर, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से बात पता है कि टेम्परेचर चेंज करने से सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी चेंज होती है, मतलब उसकी कंडक्टिविटी चेंज होती है। अगर आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो लेंथ में एक्सपेंशन और कंप्रेशन जैसी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। तो अगर मुझे प्रोपोर्शनलिटी लॉ लगाना है, मुझे ओम्स लॉ लगाना है दैट V मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V,
तो रेजिस्टेंस मस्ट बी कांस्टेंट, रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। बट अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं किया हुआ है, अगर आपने फिजिकल कंडीशंस आपने कांस्टेंट नहीं की, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी। तो जो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जो ये लीनियर रिलेशनशिप है, दैट मस्ट चेंज। तो ये बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि अंडर ऑल फिजिकल कंडीशंस एंड टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट का मतलब ये है कि दैट रेजिस्टर मस्ट बी कांस्टेंट, एंड फॉर रेजिस्टर मस्ट बी कांस्टेंट दैट टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट एंड द फिजिकल पैरामीटर्स मस्ट बी कांस्टेंट। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई। चलिए, अगर मैं पावर निकालना चाहूँ किसी रजिस्टर के अक्रॉस, तो आई नो दैट इज आई स्क्वायर इंटू आर। वी हैव सीन दैट द पावर फॉर्मूला इज वी इंटू आई, और मुझे पता है कि वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर क्या होता है, आई आर, तो वहाँ से पावर क्या आ जाएगी, आई स्क्वायर आर आ जाएगी। और एनर्जी निकालना चाहूँगा तो मुझे पता है दैट इज आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये चीज़ें तो ठीक है, बट दो कंडीशंस रजिस्टर के बारे में जो मैं बताना चाहूँगा, जो हमें ध्यान देनी है, द टू कंडीशंस। कि अगर ओपन सर्किट है या फिर शॉर्ट सर्किट है। ओपन सर्किट का मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल सर ये टर्मिनल है और ये इसका रेजिस्टेंस है। ओपन सर्किट का मतलब क्या है, आपने रेजिस्टेंस को यहां से उठा दिया है। और शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है, दिस इज ओपन सर्किट। और शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है, आपने यहां पर एक सिंपल वायर कनेक्टेड कर दिया है। सर ओपन सर्किट का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है दैट मस्ट बी इनफिनाइट। अगर मैं रेजिस्टेंस से एक रेजिस्टेंस से ओपन सर्किट को कंपेयर करने की कोशिश करूं, तो ओपन सर्किट के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इनफिनाइट। करंट मस्ट बी जीरो, वी मस्ट बी आइडल फॉर वी मस्ट बी इनफिनाइट फॉर आइडल कंडीशन, एंड वी मस्ट बी Vs फॉर प्रैक्टिकल। अब ये मैं सारी बातें आपको आने वाली क्लासेस में क्लियर करूंगा। शॉर्ट सर्किट के लिए द रेजिस्टेंस मस्ट बी जीरो, V मस्ट बी जीरो मतलब वोल्टेज, एंड करंट मस्ट बी इनफिनाइट फॉर आइडल, एंड I इक्वल टू Is फॉर प्रैक्टिकल। ये अभी आपको बस याद रखना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम ये सारी चीजें देखेंगे। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ohms, conductance is इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, और उसकी जो यूनिट होती है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मो और सीमेंस। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट द रजिस्टर। ये सारा बहुत ही बेसिक है, मुझे पता है कि आप लोग को ऑलरेडी सारी चीज़ें पता हैं, बट अगर हम नेटवर्क एनालिसिस पढ़ना चाहते हैं तो वी मस्ट रिवाइज दिस टॉपिक। ठीक है, आने वाली क्लास में हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास है दैट इज ऑल अबाउट द इंडक्टर एंड कैपेसिटर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ बातें आपको उसमें पता होंगी ऑलरेडी और कुछ बातें आपको नहीं पता होंगी, वी विल डिस्कस दैट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, और आने वाली क्लासेस में हम और आगे टॉपिक्स देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।